तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क की और एमपी सेट सोशल वर्क की, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2023 में। इसी के संबंध में आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों से एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। उन पॉइंट्स को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लैंड समाज कार्य के इतिहास के बारे में, है ना। स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है, कोई ब्लर वगैरह तो आ नहीं रहा है ना आप सबके? चलिए, यदि ब्लर नहीं आ रहा तो फिर ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं समाज कार्य इतिहास पर इंग्लैंड के बारे में, तो आप दो तीन बातें शुरुआत में ध्यान रखेंगे। बेसिकली इंग्लैंड का जो इतिहास शुरू हुआ था वो कुछ इस तरीके से था। पहले मध्यकाल में इंग्लैंड में जो है निर्धनों की देख रेख के लिए चर्च की बात हुई थी, और ये बात थी मध्यकाल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बात मध्यकाल की थी और जिसमें चर्च की भूमिका थी। ठीक है, और ये बेसिकली निर्धनों के लिए बताया गया था। दूसरी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 14वीं शताब्दी में, ये 14वीं जो शताब्दी है, इस शताब्दी में जहांगीरदारी प्रथा थी यहाँ पे, है ना। और ये जागीरदारी जो प्रथा थी, इस प्रथा को समाप्त किया गया। और इंग्लैंड में जो प्लेग श्रमिक थी, जो प्लेग एक बीमारी थी, उससे जो मृत्यु हो रहे थे, जो श्रमिक लोग एक्सपायर कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं बनाई गई। एक प्रकार से आप कह लीजिए बीमा वगैरह बनाया गया था 14वीं शताब्दी में। और जो जागीर प्रथा थी, इसको समाप्त किया गया था ये 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब श्रमिकों की जो संख्या थी, ठीक है, वो श्रमिकों की संख्या कम थी, मजदूरी ज़्यादा थी। ऐसी बात 14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला था। ठीक है, तब निरुद्देश्य एक बाल जो है श्रम बल पर एक एक्टिविटी शामिल की गई, और जिसमें एक विद्वान का नाम आता है किंग एडवर्ड तृतीय। किंग एडवर्ड तृतीय आए और सन 1349 में, ध्यान रखिएगा 1349 में इन्होंने एक कानून बनाया था। और यह पहला ऐसा कानून था जिसमें राज्य में बेसिकली प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की बात हुई थी। तो इंग्लैंड में जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की बात हुई है वो कब हुई है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग 1349 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये भी बात कि 1349 में किंग एडवर्ड तृतीय की भूमिका बनाई थी, इनके द्वारा जो है लाया गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किंग, ठीक है, एडवर्ड तृतीय। ठीक है, ये बात हुई थी। तो तीन बातें मैंने बताया है आपको अभी तक में। एक तो ये बताया है कि मध्यकालीन में इंग्लैंड में निर्धनों की देखरेख के लिए चर्च की भूमिका थी। दूसरी बात मैंने ये बताया कि जागीर जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया था। और तीसरी बात मैंने आपको इंग्लैंड में बताया है कि जो निरुद्देश्य घूम रहे थे लोग, उन लोगों को श्रम बल में शामिल करने के लिए किंग एडवर्ड तृतीय ने 1349 में एक कानून बनाया था। और ये पहला ऐसा कानून था जो राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की भूमिका निभाता था। ठीक है, ये तीन बातें आपको पता हो चुका होगा। और यही बातें अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में प्रारंभ में समाज कार्य चर्च के माध्यम से ही किए जाते थे, जिनका उद्देश्य था जन कल्याणकारी कार्य करना। धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, जन सहायता को विविध रूप प्रदान किए गए, और सर्वप्रथम इंग्लैंड में फिर, अच्छा ध्यान रखेंगे, मैंने हालांकि 1349 की बात किया था तो वो नाम आता है किंग एडवर्ड का, है ना वो, लेकिन यहाँ पे जन कल्याण की बात को लेकर एक विधिक रूप जो प्रदान किया गया इंग्लैंड में, तो वो 1536 में एक कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता के लिए कार्य योजना का निर्माण किया गया था, है ना। तो कार्य योजना का इसमें निर्माण किया गया था। अच्छा,
अब एक चीज़ और ध्यान रखें आप सभी लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भूमिका हेनरी अष्टम कानून व्यवस्था की देखने को मिलती है हमें, ठीक है, 1350 जो है 1536 में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी मैंने आपको बताया 1349 वाला, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ, अब ध्यान से समझिए, ये जो 1349 का है, इसमें शरीर रूप से स्वस्थ व्यक्ति कोई ना कोई अवश्य करे। मतलब इसमें जो एक कानून बनाया गया था, तो इसमें बताया गया था कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे उनके बारे में जिक्र किया गया पहली पॉइंट पर। दूसरी पॉइंट पर जिक्र ये किया गया कि सक्षम व्यक्तियों को दान और भिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय काम करने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसी बात सेकंड पॉइंट में कही गई। और थर्ड पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूं, तो निर्धनता के लिए स्वयं निर्धन व्यक्ति को उत्तरदायी जो है ठहराया जाएगा, ऐसी बात थर्ड पॉइंट में आई थी। तो 1349 में मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, बातों को बड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर पेपर में सवाल बनेंगे तो कुछ ऐसे ही पॉइंट लिखे रहेंगे। पहली बात तो ये लिख रही, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया पहली पॉइंट पे। दूसरे में अगर जिक्र किया गया है तो सक्षम व्यक्ति को दान और भिक्षा को पर जो निर्भर है उसके बजाय उन्हें क्या करना है, काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा, ऐसी बात सेकंड पॉइंट में थी। थर्ड पॉइंट में निर्धनता के लिए स्वयं निर्धन व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ऐसी बात थर्ड पॉइंट में कहा गया था, है ना। अब बात जब हम करते हैं 1535 में, कहीं कहीं हमें 1533 भी देखने को मिलता है, दोनों वर्ष मिलता है, परंतु आप प्राथमिकता दीजिएगा पहली वाली पॉइंट को, है ना, 1535 को, 1535 वाले को प्राथमिकता दीजिएगा। यदि 1535 नहीं रहेगा, ऑप्शन में 1533 रहेगा, तो अब आप इसको भी दोनों डेटा जो है हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। और यहाँ भूमिका किसकी आती है, तो हेनरी, नाम नोट कर लीजिएगा, हेनरी, सुना है नाम, हेनरी अष्टम का नाम इंग्लैंड समाज का इतिहास में सुना है किसी बच्चे ने? नहीं सुने तब भी बताओ ना, मैं बताता हूँ अभी। नहीं सुना। हाँ, चलिए अब देखिए, हेनरी अष्टम ने कानून बनाया और इसमें दो बातें थी हेनरी अष्टम वाले में। एक तो ये था कि इसमें नगर प्रमुख था, हेनरी अष्टम वाले 1535 वाले में, इसमें आप ऐसे ही नोट करते जाइएगा कि इसमें जो था वो क्या था, नगर प्रमुख था, नगर प्रमुख था, है ना, इसमें जो है नगर प्रमुख था। और ज्वाइन नहीं हो रहा, ओके, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया अभी। तो एक था नगर प्रमुख था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और शक्ति के न्यायाधीश वृद्धों एवं निर्धनों की देखभाल और निगरानी करने की परिप्रेक्ष्य में ये था जो नगर प्रमुख था। नगर जो प्रमुख था उसमें वृद्ध आप नोट कर लीजिएगा और प्लस में नोट कर लीजिएगा निर्धन, इन दोनों की देखभाल और निगरानी के संबंध में था हेनरी अष्टम का कानून व्यवस्था, पहला वाला, पहली पॉइंट थी इसमें, इंपॉर्टेंट था। अगर बाय द वे आएगा तो यही से इसके बाद क्या बताया है जी, इसमें जो नगर प्रमुख था, शक्ति के न्यायाधीश और वृद्ध एवं निर्धनों की देखभाल और निगरानी करेंगे, ऐसी बात 1535 में हेनरी अष्टम के कानून में महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, है ना। एक बात तो ये था, ठीक है, स्पष्ट हुआ मैडम, बताइए एक बार। हाँ, और उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करें तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट था दूसरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, दूसरा वाला पॉइंट भी। अच्छा, दूसरे पॉइंट में क्या था वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग असमर्थ हो, जो लोग असमर्थ हैं, है ना, उनके बारे में जिक्र हो रहा है। उन्हें एक निर्धारित क्षेत्र में, एक मतलब निर्धारित होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा मांगने का लाइसेंस दिया जाएगा, भिक्षा मांगने का लाइसेंस दिया जाएगा। देखिए,
अब पेपर में जब प्रश्न बनाया जाए यहाँ से, तो कई बच्चे सोचेंगे लाइसेंस वाले अगर पढ़े नहीं होंगे तो कहेंगे भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि कहीं भिक्षा मांगा जाए। हालांकि भिक्षा को समाप्त करने पर बात की गई है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी लोग कि 1535 वाले में हेनरी अष्टम कानून व्यवस्था की बात होगी ना, तो आप कहिएगा कि भिक्षा मांगने वाले के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, ऐसी बात उसमें कही गई है। तो इन दो बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 1349 भी समझ में आ गया होगा और 1535 भी समझ में आ गया होगा। और चर्च की बात जो है इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अप्लाइड टाइप प्रश्नों में चर्च जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक बार स्पष्ट करिए, क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये जो सर 1349 में जो शारीरिक रूप से स्वस्थ पर बल दिया और दान और शिक्षा के बजाय काम करने पर बल दिया, बिल्कुल, और निर्धन व्यक्ति के लिए स्वयं उत्तरदायित्व। हाँ, निर्धनता के लिए ना, जो निर्धनता है उस निर्धनता के लिए सर स्वयं निर्धन व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया था, है ना। निर्धनता में किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? तो निर्धन व्यक्ति को ही ठहराएंगे, ऐसा बात कहा गया था इसमें। जी करेक्ट बात है, हाँ बताएं, है ना, ये करेक्ट बात है। इसमें ये सर ये क्या है सर? अच्छा, ये सर ये बेसिकली क्या है ना, ये किंग एडवर्ड तृतीय एक व्यक्ति था, विद्वान था। इसने एक कानून बनाया था, और ये एक ऐसा पहला कानून था इंग्लैंड में जो निरुद्देश्य, मतलब बिना किसी उद्देश्य से घूम रहे लोगों पर बाल श्रम में शामिल करने के लिए कहा कि भैया ये पहला ऐसा कानून बनेगा जहाँ पे लोगों में इंटरफेयर करेगा और ऐसे लोगों को जुड़ाव करेगा। लोगों को जोड़ने की बात तो की जा रही है, एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में जोड़ने की बात की जा रही है। एक तो दान और भिक्षा के बजाय काम करने पर बल दे रहा है। आपके पास है तो निर्धन आप खुद है जिम्मेदार उसके, आप आगे आइए, आप काम करिए, आप निर्धनता दूर हो जाएगी। ऐसी बात कही थी किंग एडवर्ड तृतीय ने। क्लियर हुआ सर? जी सर। उसके बाद देखिए 18वीं शताब्दी में या सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में सरकारों द्वारा जोड़ने के लिए कई कानून का निर्माण किया गया। और बात सत्य भी है, धीरे धीरे बहुत सारे कानून आए, और सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अगर कोई कानून रहा जो यूजीसी में कई बार प्रश्न आया है, एमपी सेट में भी आप लोगों से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो मैं आपको यहीं पे नोट करवाना चाहता हूँ, आप नोट करें कीवर्ड्स के रूप में। 1601 का एक एलिजाबेथन का निर्धन कानून था, और ये बात आप सभी लोगों को पता होगा। अगर हम बात करें तो एलिजाबेथन का अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था, और ये 43, आप ध्यान रखें 43वां जो सेक्शन आता है, इसके अकॉर्डिंग इसको परिभाषित किया गया है। तो इसलिए कभी कभी ना 1601 करके एलिजाबेथन ना लिखकर 43वां एलिजाबेथन लिखता है, 41 एलिजाबेथन लिखता है, 39 एलिजाबेथन लिखता है। तो आप लोग ना 43 लगाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आईएमपी के रूप में, क्योंकि प्रश्न में आ चुका है अभी आप लोगों से, ठीक है। 43 आप नोट करिएगा। अब सुनिए यहाँ पे, अब एक बार म्यूट हो जाइएगा आप सभी लोग, तो आप सबके लिए ही फायदा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निर्धनता की 3 श्रेणी बनाई गई थी। एलिजाबेथन कानून के अगर बारे में हम लोग जिक्र करें तो यह एलिजाबेथन एक ऐसा निर्धन कानून स्थापित हुआ था जिन्होंने, अगर हम बात करें, लोगों से अपने समुदायों में आश्रितता पर बल दिया था, है ना। किस पे बल दिया? आश्रितता पर बल दिया। अच्छा, कहा गया कि व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, शारीरिक सक्षम निर्धनों को कठोर सजा भी दी जाएगी। तो सभी समाज में मान्यता के साथ संघर्ष किया, क्योंकि सभी सदस्यों के पास स्रोतों के समान सुलभता नहीं थी, और धार्मिक आध्यात्मिक प्रभाव में भी इन ज़रूरतों को सामान्यतः रूप में देखने को भी हमें मिला था, है ना। तो इसमें 3 टाइप के जो निर्धन है, पता है आप लोगों को कौन कौन से निर्धन है 3 टाइप के? बता सकते हैं? कोई स्टूडेंट ऐसा है, आप बताना चाहेंगे कि मैं बताऊं? चलिए ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं ही बताता हूँ। देखिए, आपको एक मिलेगा स्वस्थ शरीर वाला निर्धन। पेपर में भी आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से जो हम लोगों से पेपर में है, ऐसे ही मैच करने को लेकर भी पूछा जा चुका है ना। एक लाचार निर्धन होता है, एक पराधीन निर्धन होता है, ठीक है। कौन सा निर्धन होता है? पराधीन निर्धन होता है।
उसको भी नोट कर लीजिएगा। स्पष्ट हुआ तीनों? एक बार नोट कर और लीजिए। एलिजाबेथ के कानून के अंदर ही 3 आएंगे ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 3 एलिजाबेथन कानून के ही अंतर्गत आएंगे, है ना। 1601 में इंग्लैंड में एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित हुआ, जिसमें निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास किया गया था। ये बात आप खासकर ध्यान रखेंगे। खासकर किसके परिप्रेक्ष्य में था? निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के परिप्रेक्ष्य में था। पेपर में आ जाता है, ऐसे ही प्रश्न आता है ना। जब पता रहेगा तभी आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे आप लोग, है ना। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई? एक बार बताइए आप लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। चलो। थर्ड जी सर, सॉरी सर, समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए एक बार थोड़ी सी। तीसरा, अच्छा, तीसरा पराधीन निर्धन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पराधीन बच्चे करिएगा, पराधीन बच्चे करिएगा। आश्रित बच्चे कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है इसी की जगह, है ना। आश्रित व्यक्ति भी मिल जाता है। अब ध्यान से सुनिए, स्वस्थ निर्धन किसे कहेंगे? अब यहीं पर नोट भी करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि पेपर में जैसे ही प्रश्न आता है वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। ध्यान रखेंगे, जो स्वस्थ निर्धन वाले होते हैं उसको सुधार गृह में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सुधार गृह में रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि सुधार गृह एवं कार्य गृह दोनों एक ही होते हैं। कार्य गृह और सुधार गृह, ठीक है, यही दोनों ऑप्शन में ही है, यही दोनों में से कोई ना कोई आएगा, है ना। और कोई इसकी अलग हिंदी नहीं आएगी। और इसमें रखने का जो प्रावधान किया गया है वो स्वस्थ निर्धन वाले को किया गया है। अब सहायता, ध्यान रखिए, जो सहायता आश्रम गृह में रखा जाएंगे उनको वो निर्धन होते हैं, लाचार निर्धन होते हैं। वो कौन से निर्धन होते हैं? लाचार निर्धन वालों को सहायता आश्रम गृह में रखा जाता था। केवल आश्रम शब्द नोट कर लीजिए यहाँ पर, है ना। और उसके बाद जो पराधीन बच्चे होते हैं, ये इच्छुक जो लोग होते हैं उनको जो है दे दिया जाता है या दे दिया गया है पराधीन बच्चों में, ठीक है। इच्छुक लोगों को क्या कर दिया जाता है? उनको दे दिया जाता है। मतलब जैसे ना गोद लेने वाली जो प्रक्रिया है वो किस में आ जाती है? किसी पे आश्रित हैं, किसी पे निर्भर हैं, तो पराधीन बच्चे या पराधीन व्यक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निर्धन सहायता के लिए निर्धन कोष स्थापित किया गया है। निर्धन सहायता के लिए पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कूट वगैरह बनाए जाते हैं तो प्रश्न बन जाता है हम लोगों से। तो ध्यान रखिएगा कि निर्धन सहायता के लिए निर्धन कोष स्थापित किया गया है। ये एक बात इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा पराधीन में आएगा है ना सभी निर्धन को? सहायता के लिए? जी सर, क्या कह रहे हैं? ये पराधीन में आएगा सर, निर्धन सहायता के लिए निर्धन क्या बोला सर, फिर से बोल दीजिए। अच्छा, पराधीन बच्चे जो होते हैं सर वो इच्छुक लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। वो इच्छुक लोगों को दे दिया जाता है। और जो स्वस्थ निर्धन वाले होते हैं सर वो सुधार गृह में आते हैं या कार्य गृह में आते हैं। और भिक्षुक लोगों को दिए जाते सर। भिक्षुक नहीं, इच्छुक, जैसे आप लेना चाहते इच्छुक। हाँ ओके सर। हाँ, इच्छुक। आप पॉइंट क्या पता, निर्धन सहायता के लिए निर्धन सहायता के लिए निर्धन कोष स्थापित किए गए थे मैम, है ना, ठीक है। चलिए एक बार बताइए, स्पष्ट हो गया ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ कहा गया कि इंग्लैंड के प्रारंभ में समाज कार्य चर्च के माध्यम से किए जाते थे। ये बात आपको पता है, जिनका उद्देश्य क्या था कि भाई जन कल्याणकारी कार्य करना था। धीरे धीरे स्थिति बदलती एवं जन सहायता को विधिक रूप प्रदान किया जाने लगा। और सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1536 में, अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो रहा है क्या ये? हाँ रिपीट हो रहा है ना। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु फिर आपका 1869 में लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लंदन चैरिटी संगठन के रूप में ये कार्य शुरू हुआ, यानी स्टार्ट किया गया। और इन्हीं संस्थानों के माध्यम से समुचित सहायता जो है आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को दी जाने लगी। और इसी से संबंध में व्यक्ति का पंजीकरण जो है प्रारंभ हुआ। और यह संपूर्ण प्रक्रिया मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए था, जो है COS,
ठीक है। और ये कब आया था इंग्लैंड में? तो 1869 में आया था। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग 1869 के बारे में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए ये। तो ये 1869 में लंदन में स्थापित एक संगठन था, और आगे ये चल कर जानते हैं क्या बना? ये चैरिटी सोसाइटी बनी। ये क्या बनी? चैरिटी सोसाइटी बनी। अब यही चैरिटी सोसाइटी जो है, सोसाइटी सरकारी सहायता के विरुद्ध थी, और इसमें स्वयंसेवी प्रयास को बढ़ावा दिया गया था। बातों को केवल समझिए, क्योंकि बातें ही प्रश्न बनाती हैं, है ना, अप्लाइड टाइप के। तो यह सोसाइटी जो थी वो सरकारी सहायता के लिए विरुद्ध थी, उसके विरुद्ध थी, और इसमें स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा दिया गया था। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, यही चैरिटी सोसाइटी जो है, ये जो चैरिटी सोसाइटी है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये थॉमस चामर्स के विचारों पर आधारित थी। प्रश्न कभी बन जाता है हम लोगों से कि बताइए किसके विचारों पर आधारित थी, तो नोट कर लीजिएगा नाम, थॉमस चामर्स। इन्हीं के विचारों पर क्या थी? ये आधारित थी, चामर्स पर आधारित थी। और इसमें निर्धन को अपनी संपूर्ण शक्ति और योग्यता का प्रयोग करने, या प्रयोग अपने भरण पोषण में करना चाहिए, ऐसी बात इस चैरिटी सोसाइटी में कही गई थी। इस चैरिटी सोसाइटी में कही गई थी। सर धीरे से सर, थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ओके ओके। हम चामर्स पर आधारित थी, हाँ, निर्धन को आगे सर। हाँ, ये बेसिकली जो चैरिटी, देखो बात को पॉइंट में लिखिएगा। पहले तो चैरिटी संगठन के बारे में आपने डाला नाम, उसके बाद 1869 डाला, फिर उसके बाद कहा कि ये संगठन थी, फिर आगे आपने कहा कि ये जो आगे चलकर सोसाइटी बन गई, संगठन से क्या बनी? सोसाइटी बनी। अब यही सोसाइटी जो है सरकारी सहायता के विरुद्ध थी, क्योंकि इसमें स्वयं सहायता या स्वयं सेवी प्रयासों को बढ़ावा मिलने लगा। तो इसी के अंतर्गत थॉमस चामर्स के विचार पर ये जो सोसाइटी थी उसी पर आधारित थी। तो थॉमस चामर्स का विचार था किस टाइप का? वो विचार इस टाइप का था कि निर्धन को अपनी संपूर्ण शक्ति और योग्यता का प्रयोग अपने भरण पोषण में करना चाहिए। अब बताइए, समझ में आया? एक बार, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, है ना, क्योंकि हमें वो प्रश्न करने हैं जो एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछे जाते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए। तो अब बताइए ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। यह दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप सबको, ठीक है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है। जी बोले, क्या कह रहे थे आप? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, फिर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, जब प्रश्न हमसे पूछता है कि इस यूके की सोसाइटी में स्थापना या इस्टेब्लिश में किस विद्वान की भूमिका रही है, तब नाम क्या लगाते हैं आप लोग? आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए और नोट भी कर लेना चाहिए आप लोगों को। गेसलमेंट का नाम आता है, एक विद्वान है जिसको हम लोग फाउंडर के रूप में जानते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग उनका नाम। क्या नाम आता है? गेसलमेंट का नाम आता है, और एक नाम आता है ऑक्टेविया हिल। क्या नाम आता है? फिर से जो नोट करवा रहे हो फिर से बोल दीजिए। अच्छा देखिए सर, गेसल नहीं सर, ये किसका बोल रहे हो सर? ये COS का बोल रहा हूँ, यूके वाली। और एक नाम बोल रहा हूँ आपको ऑक्टेविया हिल। आपने ऑक्टेविया हिल से शायद पेपर में प्रश्न भी देखा है, शायद 2023 में ही। हाँ, ऑक्टेविया हिल, ठीक है सर। ये यूके वाले में सर, ये गेसल कौन क्या है सर? मतलब मेरे को समझ जैसे नहीं आया। गेसलमेंट विद्वान है सर, एक गेसलमेंट, इनका एक्टोविया हिल का नाम आता है। आप लोग एक्टोविया हिल, आपने किसी जिस सोसाइटी जो COS है वो उसकी स्थापना किसने किया, उसके फाउंडर कौन है? तो एक एक्टोविया हिल है, एक गेसलमेंट है। आप समझ में आया सर कि अभी भी दिक्कत हो रही है आपको? सर हो रही है नहीं सर ये समाज कार्य के यूके जो हिस्ट्री के क्या जनक कहा जाता
चाहते, क्या है सर वो? भाई क्यों आप इधर उधर बातें लेके जा रहे हैं जनक उनक में? समाज कार्य के जो जनक कहे जाते हैं वो जेम एडम्स को कहा जाता है। मैं आपसे सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, एक शब्द आता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जो मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये यूके भी आता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। और इसकी स्थापना किया किसने? तो ऑक्टेविया हिल ने किया था एक, और एक गेसलमेंट ने किया था। यही तो बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके। इतना सिंपल सा सवाल है, आप लोग फिर भी कई बार कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। बताइए, अभी एक बच्चे और बोल रहे थे, समझ में आया मैडम अब? जी सर, जी सर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा इजी टाइप का सवाल है, ऐसी बात नहीं है, परंतु कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आता है पूछो, मैं बताएंगे आपको, ठीक है? तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन दो, अच्छा एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, इनके अलावा एक नाम और मिलता है, पता है क्या नाम इनका? फ्रांसिस वाइसबर्ट। आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रांसिस, यहाँ पर लिख लीजिए। एक और नाम, कभी अगर मान लो इनका इन दोनों का नाम है ना हो तो पता चले ये नाम आ जाए तो कहीं आप लोग फंस ना जाएं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। फ्रांसिस वाइसबर्ट, वाइसबर्ट, ये भी नाम याद रखिए, वाइज है ये, वाइसबर्ट है, ठीक है? जैकब, जैकब, ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे, है ना? बस इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। इन लोगों की भूमिका जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रही है, इसलिए आप लोगों को इनका नाम ध्यान भी रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये लोग, है ना? ये इम्पोर्टेंट सर पर्सन ये है। दूसरा सर ऑक्टेव क्या क्या लिखा हुआ सर? ऑक्टिवा क्या? हाँ, ऑक्टेविया हिल, ऑक्टेविया हिल, OC लिख दूँ, OCTAVI, सॉरी TAVI और A, ऑक्टेविया हिल, HILL, नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए। चले आगे बढ़ें। अब देखिए, बताएं, चले आगे। नोट हुआ? अब ध्यान से सुनिए, फिर क्या कह रहा है। अब देखिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें हो रही हैं। COC के बारे में कह रहा है जी, कुछ कह रहे हैं? कह रहा है कि भौतिक सहायता को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें देखो, एक तो मनोसामाजिक स्थिति को सुधार, दूसरी बात पंजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट, तीसरी बात भौतिक सहायता हो गया। भौतिक सहायता का मतलब ये हुआ कि जब काम होगा ना, फिर मतलब कोई कार्य होगा तो उसकी मदद भी की जाएगी, उसकी मदद भी की जाएगी, इसलिए भौतिक हेल्प कहा है इसने। फिर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए संस्था में या संस्था के कार्यकर्ता अपने पास आए व्यक्ति अर्थात सेवार्थी को स्वावलंबी एवं सामाध्यान बनाते थे। सामाध्यान का मतलब एक प्रकार से ये शब्द है स्वावलंबी वाली, एक प्रकार से आप कह सकते हो स्वतंत्र वाली प्रक्रिया है ये। और इस तरह से धीरे धीरे इस प्रक्रिया में सुचिंतित प्रणालीबद्ध रूप से ग्रहण किया गया। वर्तमान समय में इंग्लैंड में समाज कार्य का जो स्तर है काफ़ी हद तक श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ कहा गया कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हेतु अलग अलग से पहचान सत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड, भी आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किए जाते हैं ताकि इन्हें जो है अलग से पहचाना जा सके, ठीक है? ये बात कही गई। परंतु इसमें जिस तरीके से आप ऑक्टेविया हिल के बारे में आपने देखा, फ्रांसिस विद्वान के बारे में देखा, गेसलमेंट के बारे में देखा, तो 3 बातें आप नोट कर लो। अगर प्रश्न बनाएगा अगर अप्लाइड वाली में तो यही 3 बातें लिखेगा। एक तो मनोसामाजिक स्थिति सुधारने की बात हुई थी, कहिएगा यस। दूसरी भौतिक सहायता की बात हुई थी तो बोलिएगा यस। फिर कहना कि वहाँ पे जो है समस्याग्रस्त व्यक्तियों की जो है पंजीकरण की बात हुई थी, बिल्कुल यस कर दीजिएगा। ये 3 बातों का ओके कर दीजिएगा। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अलग से पहचान पत्र बनाए गए थे, बिल्कुल यस कर दीजिएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पॉइंट्स के रूप में आती हैं जो अप्लाइड वाले प्रश्न या फैक्ट के रूप में बनाए जाते हैं, यही सारी पॉइंटें आती हैं पेपर में, ठीक है? आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एवं समाज सेवा इंग्लैंड में दी जाने वाली सबसे प्रमुख समाज कल्याण सेवाएं हैं जिसके माध्यम से व्यक्तियों की आवश्यकता सहायता प्रदान की जाती थी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार
से व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना। तो बड़ी सिंपल बातें लिखी गई है, एकदम इजी पॉइंट लिखा गया है कि किस तरीके से इंग्लैंड में समाज सेवा के बारे में जिक्र किया गया कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, तो सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से हो सकती है ना। ये बात बताई गई इसमें। फिर कहा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो है सभी व्यक्तियों और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, और इन्हीं कार्य हेतु जो है किसी भी प्रकार के वार्षिक आय का प्रावधान नहीं रखा जाएगा। फिर अर्थात यहाँ पे कहा गया कि सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जाएगी या की जा रही है, और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम के माध्यम से यूरोप यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में समाज कार्य को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाया जा रहा है, और इसी जिसमें समय के साथ आवश्यकता पड़ने पर बदलाव भी किए जा रहे हैं। मतलब एक पॉइंट बनाए गए हैं, ये सारे के सारे ये कह लीजिए स्टेटमेंट बनाए गए हैं, है ना। और ये बात मैं कर रहा हूँ यूरोप में, है ना। बात मैं यूरोप यानी अच्छा अभी मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया भी था, तो ईसाई चर्च के अंतर्गत कुल 6 कर्तव्य की भूमिकाएं भी देखने को मिली थी, है ना। ईसाई चर्च वाला जो पहले ऊपर की बात हो रही थी, और वहाँ पर जो है इसको रिलेट किया गया है। कहा गया कि यूरोप में एलिजाबेथी निर्धनता कानून से पहले समाज कल्याण के स्वरूप कुछ अलग थे, कुछ भिन्न टाइप का था, और जब शुरुआत में ईसाई चर्च के माध्यम से समाज कल्याण की बात हो रही थी, कुल टोटल 6 भूमिकाएं आती थी। किसी को मालूम है कुल टोटल 6 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, 6 कर्तव्य हैं? कोई बच्चा बताना चाहेगा? वरना मैं बताता हूँ अभी आपको 6 कर्तव्य कौन कौन से थे, मालूम है किसी को? अभी मैंने हाल ही में करवाया था, रितु मैडम, पता है आपको? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। या आपके जो है इंग्लैंड में समाज कार्य से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। नहीं पता किसी बच्चे को? अच्छा आप बोलती सर अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा के नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में अब नोट करो, चलो देखो नोट करो। जो सामाजिक बीमा, जन सहायता, नहीं सर, एक शब्द आता था इसमें, मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ईसाई चर्च के अंतर्गत 6 जो कर्तव्य आते थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ईसाई चर्च वाला, क्योंकि समाजकारी तो सबसे पहले चर्च के माध्यम से ही होता था ना, तो प्रश्न ऐसे बन जाता भाई 6 कर्तव्य थे कौन कौन से। तो एक शब्द था डी अकाउंट्स करके, डी अकाउंट्स एक शब्द था, आधा ना है ये, डी अकाउंट्स, है ना। और एक शब्द जो आया था आपका डी अकॉनेसेज, नेसेज था, ये दूसरा शब्द था आपका। और उसके बाद एक शब्द था उप डी अकाउंट्स करके एक शब्द आता था। अभी इनका मतलब भी समझा दूंगा एक एक लाइन में, टेंशन मत लीजिए। और एक शब्द था ओझा, एक शब्द था ओझा, और एक शब्द था खनक, एक शब्द था खनक। नोट भी कर रहे हैं ना आप लोग? पता चले केवल सुन रहे हो कथा। हाँ लिख रहे हैं। ठीक है। और एक शब्द था पैरा बैलानी, पैरा बैलानी, है ना। देखिए कोई भी एग्जाम अगर हो। हेलो जी सर, जी एक बार आप फिर से बता दीजिएगा। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था सर। तो अभी आई तो मैं फिर से। कोई बात नहीं सर, आप देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है ईसाई चर्च के अंतर्गत 6 उन कर्तव्यों की भूमिकाओं के बारे में। एक शब्द है डी अकाउंट्स करके, और एक शब्द है डी ईसाई चर्च ना सर? ईसाई, बिल्कुल ईसाई चर्च, हाँ। ईसाई चर्च। और फिर उसके बाद डी कॉन्सेस करके मैंने लिखा है, उप डी और कॉन्स लिखा है, ओझा लिखा है, खनक लिखा है, और पैराबैलान लिखा है। ये कुल टोटल 6 शब्द आते हैं। पहले की बात है ये, जब पहले इंग्लैंड में समाज कार्य समाज कल्याण से संबंधित था तो उस समय ऐसे शब्द यूज होते थे। हालांकि अभी तक पेपर में पूछे नहीं गए हैं, परंतु आपको बता दूं यूजीसी एमपी सेट अगर एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो इन सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बाय द वे अगर आ जाए तो आप कर लो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूँ क्या है ये। डी अकाउंट्स का मतलब जानते हैं आप लोग? ये उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो उस धन का संग्रह करते हैं। संग्रह का मतलब समझ ही रहे होंगे, ग्रहण या लेना, जो भोजन, वस्त्र, धार्मिक सेवाएं हेतु नियमित अर्पण के लिए लाया जाता है। तो
इस धन को निर्धन और वृद्ध लोगों की सहायताओं में खर्च किए जाते हैं, है ना। ये प्रक्रिया इसमें आती है डिकॉन्स में। तो डिकॉन्स उन लोगों की सहायता करते थे जो निर्धन एवं अनाथ थे। बस एक लाइन ये क्लियर हो गया आपका। दूसरी बात हमारे सामने आता है डी नेसेस शब्द आता है। ये वो इसमें निर्धन लोगों की सहायता करते तो थे, लेकिन विशेषकर, मैंने एक शब्द बोल रहा हूँ क्या, स्पेसिफिक, यानी विशेषकर महिला और बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता था। इसमें महिला और बच्चों को विशेषकर इस पे जो है उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता था। और इसी के अतिरिक्त था डी, जो ऊपर अभी आपने देखा, डी कॉन्स की सहायता जो है वृद्ध विधवाओं की सहायता भी करता था। तो अगर वृद्ध विधवाओं की सहायता की बात आए ना, तो इसमें आप नाम लगाइए, पता चले आप इसमें और लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये वाला इसमें लिखिएगा, वृद्ध विधवाओं का नाम आप इसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसमें सहायता की जाती थी। अब देखिए ओपडिकॉन्स क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि युवा शक्ति से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? युवा शक्ति से लगाया जाता है। इसका अर्थ युवा शक्ति से, समझिए। ये जो डिकॉन्स आप यहाँ पे पढ़े हैं, इसको ध्यान रखिए। ये डिकॉन्स समाज कार्य से संबंधित जो भी कार्य होता था वो इसमें आएगा, और इसमें उपडिकॉन्स की सहायता लेते थे, जिससे डिकॉन्स की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर इसमें जी, सर इसमें एक लाइन में कैसा समझेंगे तो ओपडी अकाउंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओपडी अकाउंट्स के सर हम ऐसे समझेंगे कि इसमें जो है ना, इसमें सहायता लेते थे। हालांकि सहायता यहाँ पे दिया जाता था। डिकॉन्स में विधवाओं को सहायता दे रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, भोजन, वस्त्र, धार्मिक सुविधाओं, सेवाओं के लिए अर्पण है, ये सारी चीज़ें। निर्धन और वृद्ध लोगों के असहायता में खर्च कर रहे हैं। यहाँ क्या था, यहाँ उपडिकॉन्स में सहायता जो है लेते थे, जिससे डिकॉन्स की जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाती थी। सहायता लेने का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं किस चीज़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। मतलब सहायता की जो कानून बनाएगा, सरकार थोड़ी ना सहायता ले रही है, लोगों से सहायता ले रही है। यहाँ कहने का मतलब यह सहायता लेने का मतलब कि जैसे मदद, अब हमने क्या एक टीम बनाया, एक संगठन बनाया, उससे हम पता करते थे भाई इसमें ये समस्या है, ये व्यक्ति जो है इसके पास आर्थिक स्थिति की कमी है, ठीक है, ये अनाथ है, ये अनजान व्यक्ति है। ये पूरा डेटा वगैरह लेने में भूमिका उपडिकॉन्स की भूमिका हमें देखने को मिलती थी, है ना। उपडिकॉन्स की भूमिका हमें देखने को मिलती थी। क्लियर हुआ ये? ये सर हाँ। इसमें युवा भी है? हाँ, युवा वही तो है, युवा की भूमिकाएं थी, इसलिए तो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया ना एक शब्द, युवा शक्ति। ओके युवा की शक्ति। हाँ, युवा की शक्ति। यहाँ पे युवाओं का तो भूमिका यहाँ पे देख, अच्छा युवा कोई जरूरी नहीं कि बस यही शब्द आता है। जब भी कभी युवा की बात होती तो आप सोच लीजिएगा कि समाज में कहीं ना कहीं वो मदद करते हैं वे, और मदद की भी भूमिका वो निभाते हैं, युवा शक्ति, है ना, ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरा हमारे सामने एक शब्द आता है ओझा। ओझा शब्द ऐसा है कि आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग इससे परिचित होंगे। ओझा उन लोगों को कहा जाता था, है ना, जो शरीर से प्रेतात्माओं को निकालते थे। आज भी ओझा कहीं कहीं पर है, आज भी यही काम करते हैं, और यह एक प्रकार का डरावना धार्मिक टास्क करते थे। और इन ओझाओं को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के दूत माना जाता था, है ना। और आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपनी शक्ति से मानसिक विकृति से ग्रसित व्यक्तियों की सेवा की और उनके शरीर से प्रेतात्माओं को निकालकर उन्हें मानसिक संतुष्टि प्रदान की। ऐसा था पहले के समय में, ओझा के समय में। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्य भी, कुछ लोगों भाई जैसे यही चीज़ होती है ना, ये सारी मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है ना। आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर मानसिकता आपकी पॉजिटिव की तरफ में जाती है, तो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अलग चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिक दूर होने लगती है। जब आपकी मानसिक प्रक्रियाएं पॉजिटिव के या सकारात्मक दृष्टिकोण में चलने लगती है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें हो जाती है। ओझा काम वही करते हैं, है ना। बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे सामने एक शब्द आता है खनक। खनक के बारे में आपको पता होना चाहिए। खनक जानते हैं? कितने लोगों को मालूम है खनक क्या है?
पता है आपको खनक? किसी को नहीं पता खनक? चलो आज देख लीजिए, समाज कार्य के इतिहास में इंग्लैंड में खनक शब्द ईसाई चर्च के अंतर्गत क्या भूमिका निभाता है। खनक कब्र खोदने वालों को कहा जाता है। खनक किसको कहते हैं? जो कब्र खोदने वाले होते हैं उनको कहते हैं। और इन्होंने ही कब्र बनाई है। विभिन्न समाधि स्थल खोदना या इन समाधि स्थलों को चित्रकारी और विभिन्न प्रकार के जो नक्काशी से सजाया जाता है। और इन्हीं लोगों ने कब्रिस्तानों का सामान्यतः रख रखाव की भूमिका निभाते हैं। उन्हीं को खनक कहते हैं। उन्हीं को खनक कहते हैं। क्लियर हो गया? फिल्मों वगैरह में तो देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ सर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पैराबैलानी एक होता है। इसके अतिरिक्त सहायक कहा जाता है पैराबैलानी को। मतलब इन लोगों ने अनाथों और निर्धनों की देखभाल की जब बात होती है उसी को पैराबैलानी कहते हैं। किसको? अनाथों और निर्धनों की देखभाल। यही लोग बाद में शताब्दी में चिकित्सालय परिचारक के रूप में पहचाने गए। पैराबैलानी लोग। पैराबैलानी एक ऐसा शब्द है सोशल वर्क में आ भी सकता है ना? और यह चिकित्सालय परिचारक के रूप में पहचाने गए थे, यही आप ध्यान रखें बात। और ये अनाथों और निर्धनों की देखभाल करते थे। तो ये बात थी, ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे चर्च वाले में। सर चिकित्सालय आगे क्या था? चिकित्सालय परिचारक। 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 अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है मध्यकालीन में इंग्लैंड को लेकर बात किया गया। भाई गरीबों की सहायता का कार्य भी चर्च था। देख सकते हैं धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लोग जो है असहाय, अंधे, लंगड़े और रोगियों की सहायता करते थे। दान वितरण का भी कार्य जो है अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसी कारण चर्च और राज्य को जो है असहमति उत्पन्न हुई। उसी के परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में निर्धनों की सहायता का उत्तरदायित्व राज्य पर हो गया। 1601 भी अभी आप लोगों ने देख लिया, एलिजाबेथन पुअर लॉ का नाम देख लिया है ना। इसमें भी पुरखों का मतलब होता है वृद्ध, आप कह लीजिए, ठीक है। अभावग्रस्त माता पिता और सहायता करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये पॉइंट आपके लिए बन जाता है ना। हालांकि ये मैंने बता दिया आपको, अभी भी वही चीज़ें हैं, बस इसमें केवल शब्दों का हेर फेर है। बस एग्ज़ाम में भी यही सब चीज़ें आती हैं, है ना। आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और आ रहा है, और ये है पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बेसिकली इंग्लैंड में ना जो है 1834 में एक नया निर्धन कानून भी बना था। मैं बात कर रहा हूँ 1601 वाले से पहले। ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा मेरी बातों को समझ लीजिए। आप लोगों को 1601 तो अच्छे से मालूम है कि भाई 1601 में ये हुआ था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ 1601 के पहले, सॉरी 1601 के बाद, 1601 के बाद एलिजाबेथन निर्धन कानून के बाद एक नया निर्धन कानून और आया था। और वो नया कानून था, उसको जाना जाता है इंग्लैंड में 1834 के नाम से। 1834 के नाम से। अच्छा, इसमें था क्या ये भी बता देता हूँ मैं। 3 बातें थी इसमें। एक तो निर्धन सहायता के लिए व्यय को 1/3 कम कर दिया जाएगा। मतलब जो खर्च होगा ना, व्यय जो होगा उसको कम कर देना होगा। तो कम करने की बात पहली बात कही गई थी 1834 में, जो निर्धन कानून बनाया गया था नया वाला। और फिर उसके बाद नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंडल स्थापित होंगे। इसी कानून में नियंत्रण, अगर किसी चीज़ को करना है तो उसके लिए केंद्रीय मंडल की स्थापना होगी। ये दूसरी बात थी इसमें 1834 वाले में। तीसरी वाली बात इसमें था कि कार्य गृह और अनुशासन को कठोर कर दिया जाएगा। कार्य गृह को और कार्यगृह के जो अनुशासन होंगे, उनके जो मतलब डिसिप्लिन होंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा? कठोर कर दिया जाएगा। मतलब ये 3 बातें इसके अंतर्गत कही गई थी, है ना। इसके अंतर्गत 3 बातें कही गई थी। अच्छा, उसके बाद आपको बताऊं इंग्लैंड में फिर एक 1905 का भी दौर चला। ये जो फैक्ट मैं बताया जा रहा हूँ आप लोगों को ना, ये भी फैक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो मैं इस समय आप लोगों से करवा रहा हूँ। इतिहास ऐसे ही याद होते हैं, फैक्ट लिखने से, समझ कर करने से ही, है ना। हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है।
1905 में क्या था कि निर्धन कानूनों को या निर्धन कानून और दुखद निवारण के लिए शाही आयोग आया था 1905 में। नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, शाही आयोग करके। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। और इस शाही आयोग में आपको बता दूं कुछ संस्तुतियाँ थीं। उसको क्या बोलते हैं? संस्तुतियाँ बोलते हैं। ये पेपर में आएगा तो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन सी थे वो कुछ। तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय पेंशन था एक। क्या था ये? एक वृद्धों के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय पेंशन। 1905 की बात कर रहा हूँ मैं, शाही आयोग में, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन था एक। और जो दूसरा था, निर्धनों के लिए मुक्त उपचार होगा, मतलब मुक्त उपचार होगा। ये निर्धनों के लिए था, निर्धनों के लिए मुक्त उपचार होगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को ना? बताइए एक बार, आवाज़ वगैरह क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं 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 सर। पहला वाला क्या बोले हैं? हाँ टिंकल मैम देखिए, हाँ प्रशांत सर, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय पेंशन था पहला वाला। दूसरा जो था, निर्धन के लिए मुफ्त उपचार। हाँ बता रहे हैं, जो दूसरा था आपका, उसे भी निर्धनों को मुक्त उपचार। जो तीसरा था सार्वजनिक रोजगार था। तीसरा क्या था? सार्वजनिक रोजगार था। सार्वजनिक रोजगार था तीसरा, नोट करते रहिएगा। और चौथे नंबर पे जो था, चौथे नंबर पे जो था वो सामाजिक बीमा था। चौथे नंबर पे की जो था वो सामाजिक बीमा था। और पांचवें नंबर पे क्या था? बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय। बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय। अब बताइए जरा, क्लियर हुआ? 5 रखना है, स्पष्ट होते चल रहा है दूसरा सर? वाला क्या था? ये क्या लिखे हैं? अमूल क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। अमूल कहाँ मैम? ये संतुतियाँ। वृद्धों के बाद ये नीचे वाला क्या है? दूसरा मुक्त, मैं मुक्त, निर्धनों को मुक्त उपचार है मैम, मुफ्त उपचार है ना निर्धनों के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, हाँ अब ध्यान रखिएगा, है ना, भूलिएगा मत। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट टू फैक्ट ही मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सारी चीज़ें, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। कहीं से भी अगर पेपर में आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें है सारी बता देता हूँ। अच्छा, फिर इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि उन्हें ध्यान देना निषिद्ध था और रोगी, निराश्रित, वृद्ध, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, पागल और माताएं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, या तो भिक्षा, उनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, या असमर्थ निर्धन की श्रेणी में ये रखे जाते थे या वो आ जाते थे, या तो उन्हें भिक्षा गृहों में रख दिया जाता था, और या घर पर वाह सहायता सामान्य वस्तुओं जैसे खाना, कपड़ा, ईंधन के रूप में दी जाती थी, है ना। ऐसी बात वहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अच्छा, और भी चीज़ें हैं हमारे सामने, है ना। उसके बाद पुअरला अमेंडमेंट एक्ट आया। अच्छा, ये पुअरला अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जानते हैं आप लोग कब आया था ये? कोई भी बच्चा बताए जरा मुझे। 1982। पुअरला अमेंडमेंट एक्ट, ओके 1982। ओके, 1834 सर आपने बताया था ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल वही करेक्ट जवाब होगा। पुअरला अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 14 अगस्त 1834। नोट करिएगा, 14 अगस्त 1834 करेक्ट जवाब आपने बताया है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे। इसी को इन शॉर्ट में कभी कभी पेपर में आता है तो कहता है PLAA का पूरा नाम लिखो, है ना। तो आप लिख दीजिएगा पुअरला अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पुअरला अमेंडमेंट एक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये 14 अगस्त 1834 की बात हुई है, इस चीज़ को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। इसी को कहा जाता है गरीब संशोधन अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, है ना। गरीब संशोधन अधिनियम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे जिक्र करूं आप लोगों से, सर क्या गरीब गरीब सर क्या बोला? हाँ, गरीब कानून संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन।
हाँ, इसे ना व्यापक रूप में न्यू पुअर लॉ के रूप में जाना। अगर कोई कह दिया आपसे कि भाई न्यू पुअर लॉ कौन सा कब आया, न्यू पुअर लॉ कब आया, तब भी जवाब आपको वही होना चाहिए कि 1834 को ही होना चाहिए। इसका नाम है एक, है ना, इसका नाम है। और मैं बता दूं आप लोगों को ये कौन सी सरकार जो है ब्रिटेन की कौन सी सरकार ने पारित किया था, तो उस सरकार का नाम है अर्ले ग्रे। क्या नाम था? अर्ले ग्रे की सरकार ने, अर्ले ग्रे की विग सरकार ने, ठीक है, आवाज कट रही सर। विग सरकार, ओके सर, विग, सर फिर से बोल दीजिए सर, आवाज कट रही। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिए। अर्ल ग्रे की, अर्ल ग्रे की विग सरकार द्वारा पारित हुआ यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था इसी में, और यही आपका इसी में पुअर रिलीफ एक्ट 1601 पर आधारित पहले के जो कानून थे उन्हीं कानून को पूरी तरह से बदल दिया गया था, है ना, उन्हीं को पूरी तरह से बदल दिया गया था। और यही इंग्लैंड और वेल्स में रोगी, सर आवाज कट रही है, सभी भाई के पास कट रही है क्या?